हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज से हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8,415 पदों के लिए, उसके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा यह पहला प्रैक्टिस सेट है। और फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम होना है वो 14 मार्च 2021 और 21 मार्च 2021 को होना प्रस्तावित है। तो पर्याप्त समय है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो ज़रूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। एग्जाम में प्रश्न किस सब्जेक्ट से कितने पूछे जाते हैं। तो देखिए, 10 नंबर हिंदी पूछा जाता है, 10 नंबर इंग्लिश पूछा जाता है, 10 नंबर का मैथ पूछा जाएगा। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो आपका 30 नंबर का जीके जीएस पूछा जाता है, 35 नंबर का साइंस रहता है और 5 नंबर का करंट अफेयर्स वगैरह रहता है। ठीक है, तो टोटल ये 100 नंबर हो गए। ये कोई फिक्स नहीं रहता है, हो सकता है 10 नंबर से ज़्यादा हिंदी पूछ लिया जाए और इंग्लिश जो है ये कम पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखना है इसको। देखिए, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, ये हिंदी का क्वेश्चन है। शुरू का जो 10 क्वेश्चन होगा हमारा हिंदी का क्वेश्चन होगा। प्रश्न है कि विद्यापति का जन्म कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1380 में। गूगल वगैरह पर सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे गलत बताया गया है। तो सही आंसर इसका ध्यान रखना है, 1380 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यापति का जन्म 1380 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष परीक्षा किनकी रचना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष परीक्षा जो है ये भी विद्यापति की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है। तो फ्रेंड्स, सूरदास के दीक्षा गुरु जो हैं ये वल्लभाचार्य और विठल दास हैं। तो ये दोनों जो हैं इनके गुरु हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए और आप सभी को पता भी होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कामायनी। अगला क्वेश्चन देखिए कि झंकार शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झंकार शीर्षक कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लाभालाभ का विग्रह होगा। तो फ्रेंड्स, लाभालाभ का विग्रह होगा लाभ या अलाभ। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। बाहर कौन लिंग है। तो देखिए, आप लोग अपने मन में सोचिए कि हम लोग कहते हैं ना बाहर आ गई, ऐसा कभी बोला है कि बाहर आ गया, बाहर आ गई, तो ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि क्रिया के कितने भेद हैं। तो फ्रेंड्स, क्रिया के कितने भेद हैं। 2 भेद हैं, सकर्मक अकर्मक। ध्यान रखिएगा, जिसमें कर्म है सकर्मक है, जिसमें कर्म नहीं है अकर्मक है। जैसे कि मैं आम खाता हूँ, तो इसमें आप क्या खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, इसमें कर्म है। मैं खाता हूँ, इसमें कोई कर्म नहीं है, इसमें सिर्फ क्रिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भाई बहन में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स, भाई बहन में द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10वां प्रश्न कि वसंत का तत्सम होगा। तो देखिए, वसंत का जो तत्सम शब्द होगा वो वसंत होगा। ठीक है, यहाँ बसंत है, यहाँ वसंत है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में इसमें एरर बताना है। ये क्वेश्चन का ये एक पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है और ये नो एरर है। अगर नो एरर है तो आपको डी लगाना है। ठीक है, चलिए पूरा सेंटेंस पढ़िए, घबराइए मत। बहुत ही आसान इंग्लिश पूछा जाता है। अगर आपका थोड़ा सा भी बेसिक मजबूत है, थोड़ा सा भी 1% 2% भी, तो इजीली आप इंग्लिश सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। चिल्का इज द लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लैगून इन एशिया। बताना है कि इसमें किस पार्ट में एरर है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जी हाँ, किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, बिल्कुल ये करेक्ट लिखा हुआ है सेंटेंस। उसके बाद देखिए, द क्लाइंब अपसाइड द माउंटेन्स वाज नॉट ईजी। तो देखिए, द क्लाइंब थोड़ी होता है, टू क्लाइंब होता है। चढ़ना की बात हो रहा है तो टू क्लाइंब होगा ना, तो यहाँ टू होगा द के स्थान पर। तो ये जो है यही एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाली स्थान है। 13 नंबर पढ़िए कि रिचुअल्स प्ले इनटू द खाली स्थान अंडर स्टैंडिंग्स ऑफ ए सोसाइटी। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी टैकिट। ठीक है, टैकिट का मतलब होता है, क्या होता है, मौन। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेपिटेशन ब्रेड ए सेंस ऑफ, खाली स्थान है, विथ द कैरेक्टर्स। तो ये होता है फैमिलियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फैमिलियर का मतलब होता है घनिष्ठ, परिचित। ठीक है, सी इज फैमिलियर टू मी, ऐसा आप लोग बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यहाँ से आपको सिमिलर मीनिंग बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा कहा गया है, हाँ यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है 15 में कि सिमिलर बताना है इंसेंट का। तो फ्रेंड्स, इसका सिमिलर जो होगा वो होता है एक्सपेरेटेड। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है, एक्सपेरेटेड इसका सिमिलर होता है। इंसेंट का मतलब होता है नाराज, भड़काना।
नाराज या भड़काना होता है, और एक्सपेक्टेड का भी भड़काना या उत्तेजित करना इसका मतलब होता है। तो दोनों सेम मीनिंग वाले सेंटेंस शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें अपोजिट शब्द बताना है, तो बताइएगा सेंटियंस का क्या होता है। तो देखिए सेंटियंस का मतलब होता है संवेदनशील, सचेतन, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा, जो असंवेदनशील है। तो इसमें से जो ये डिसरिगार्ड होगा ये हो जाएगा इसका उचित एंटोनिम, यानी कि उल्टा शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम इडियम फ्रेज का है, रैट रेस। रैट रेस का मतलब क्या होता है, आप हिंदी में इसको सोचिए। रैट रेस का मतलब क्या होगा, तो कठिन प्रतियोगिता, चूहों की भीड़ लगी हुई है। नहीं, चूहे कितने भीड़ में रहते हैं, रैट रेस। हिंदी में इसका मतलब होगा कठिन प्रतियोगिता। तो सही आंसर इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए वे ऑफ लाइफ इन विच पीपुल आर कॉट अप इन ए फियर्सली कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल फॉर वेल्थ ऑफ और पावर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एक शब्द बताना है। नहीं बोलते हैं कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बोला जाता है, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग एट फेटिड स्मेल। इसको क्या कहेंगे, तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्यूट्रीफाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसमें से बताना है कि कौन सा मिस स्पेल्ड है, यानी कि ये सही नहीं लिखा हुआ है। हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं ना कि कौन सा शब्द सही है, इसमें से चुनना है, तो यही आपको बताना है। तो देखिए इसमें से अगर बात करें 19 का, तो 19 में जो ये बी लिखा हुआ है ना, ये मिस स्पेल्ड है। ठीक है, ब्रीविंग जो है ये गलत लिखा हुआ है, ब्रीविंग लिखाएगा BEREVING। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि इसमें से भी चुनना है कि कौन सा गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ पूछा गया है कि हाँ वर्ड इज करेक्टली विच वन करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि सही लिखा हुआ है। तो इसमें से सही लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये सही लिखा, मैंने बता दिया था। देखिए ये गलत था तो मैंने सही लिख के आपको बताया था कि ऐसा, लेकिन इसमें सही चुनना है, तो ऑलरेडी सही दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें से भी सही चुनना है, तो सही जो इसमें से लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, फ्रोथियस लिखा हुआ है, फ्रोथियस जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा उसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। इसमें दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई, और यहाँ से हम लोग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैथ का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका पीडीएफ मैं आपको जब टेलीग्राम पर दूंगा तो वहाँ से आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक दो प्रश्न मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। तो मान लीजिए आप कि चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई x है, लंबाई कितनी हो जाएगी x + 24। उसके बाद कह रहा है कि उसका परिमाप दिया हुआ है। तो आयत का परिमाप आपको पता होता है, क्या होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो आप लोग यहाँ जब लिखिएगा क्या होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो लंबाई x है, फिर यहाँ x + 24 हो जाएगा ना, और इक्वल टू कितना है 112 है। इधर ये 2 आ जाएगा, यहाँ से आप लोग x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, और x के वैल्यू निकालने के बाद आप लोग लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कर लीजिएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि लंबाई कितनी होगी, तो 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या करना है, आपको जस्ट आपको बदलते जाना है। ये देखिए कॉट का क्या होता है, तो कॉट का cos θ / sin θ होता है, आप सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, उसके बाद बात करें तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, तो 1+ क्या होता है कॉसेक का 1+ कॉसेक है ना, तो sin θ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1+ sin θ। उसके बाद सेम इधर भी आपको चेंज कर देना है, tan का क्या हो जाएगा sin θ / cos θ। सेक का क्या होता है, तो 1/cos θ। सेम सबको बदल के और सबको जोड़ना है, सबको जोड़िएगा आप, तो आपको लास्ट में मिलेगा क्या, मिलेगा यहाँ पर sin θ + cos θ का होल स्क्वायर प्लस माफ कीजिएगा -1/sin θ × cos θ। तो जब इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा। और ये देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 20 हरी गेंद है और 50 लाल गेंद है, तो हरी गेंद चुनने की संभावना कितनी है, तो हरी गेंद पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा हरी गेंद तो 20 ऊपर हो जाएगा, और 20 बॉल कितने हो जाएंगे, 20 + 15 जोड़ दीजिएगा टोटल बॉल, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 4/7। ठीक है, चलिए आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पर। ठीक है, 31 पर, 30 तक क्या है, 30 तक जो है फ्रेंड्स आपका क्या है, मैथ है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। ठीक है, चलिए
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ से कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है तक्षशिला में, ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, तक्षशिला में है। और भारत का जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है ये तक्षशिला है, जहाँ पर चाणक्य, जीवक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हुआ था, और ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन है बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 32 का ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इन्होंने कब किया था, 1905 में इसकी स्थापना किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर कि भारत के ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे। तो फ्रेंड्स ये बनाए गए थे शेरशाह सूरी के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है यह 1664 में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1664 में हुआ था। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। फ्रेंड्स सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए और बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये आप सभी को पता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। इतनी तो बातें आपको पता होगी। ठीक है, याद रखिएगा गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। 36 नंबर देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध लड़ा था, किसके विरुद्ध युद्ध किया था। तो आप सभी को पता होगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किया था सुभाष चंद्र बोस ने। रास बिहारी बोस ने इस सेना का संगठन किया था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है। तो फ्रेंड्स ये जो कालीबंगन है ना, कालीबंगन है कहाँ अभी, ये राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा राजस्थान में है। किस जिले में, तो गंगानगर जिला में राजस्थान का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो इसका डेट याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। रॉलेट एक्ट जो काला कानून के नाम से जाना जाता है, इसका राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ था यहाँ पर, और इसी पर जनरल डायर ने जो है गोलियां चलवाई थी। ठीक है, सत्यपाल किचलू और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर जो है प्रदर्शन हो रहा था, और इसी पर जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 38 नंबर। 38 नंबर के बाद 39 नंबर। ठीक है, प्रश्न कह रहा है देखिएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर के रहूंगा, यह किसने कहा था। तो आप सभी को पता है, इसमें बताने की मुझे जरूरत नहीं है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही आंसर हो जाएगा। तिलक ने होम रूल आंदोलन भारत में सर्वप्रथम शुरू किया था, कब, 1916 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म किस नाम से क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ज्ञात्रिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, और ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो अंतिम तीर्थंकर थे। अपना आप लोग क्रम बताइएगा कि जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था 1942 में। ठीक है, याद रखिएगा कब, 1942 में, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी में महात्मा गांधी ने डू और डाई यानी कि करो और मरो का नारा दिया था। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा कि फ्रांस की क्रांति के समय 1789 वहां का राजा कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था इस बार। तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी ये हुई थी लुईस 16वें के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कब हुआ था, तो 1789, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी
सही आंसर हो जाएगा। सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये 2 वर्गों में इनको बांटा गया है। ठीक है, सामान्य आपदाओं को 2 वर्गों में, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव जनित आपदा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अजंता और इलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में है, आपको ध्यान रखना है। अजंता में कुल 29 गुफाएं वर्तमान में से 6 ही शेष है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का संसाधन नहीं है? नवीनीकरण मतलब समझते हैं ना कि फिर से पुनर्चक्रण उसका हो जाए। तो नवीनीकरण का जो इसमें से उदाहरण नहीं है वो है कोयला। ठीक है, कोयला जो है अनवीनीकरण, ठीक है, अनवीनीकरण ऊर्जा का उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है? तो कपास जो होती है काली मिट्टी में होती है, आप सभी को पता होगा काली मिट्टी में होती है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना, कभी कभी आपको रेगुर मिट्टी रहेगा तो ध्यान रखिएगा। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर जो है यह कहाँ है, इंपॉर्टेंट है, बताइए। 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। समुद्र की गहराई डैश के द्वारा मालूम की जाती है? तो आप सभी को पता होगा सोनार के द्वारा मालूम की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर कि भारत की निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की जो है ये है दाभोल, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दाभोल महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे बड़ी विविधता जो पाई जाती है ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। ये भी प्रश्न हाल ही में पूछा गया था, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। उसके बाद देखिए कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार देता है? तो मौलिक अधिकार पूछे तो 6, और मौलिक कर्तव्य जब पूछ ले तो याद रखिएगा 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद बात करें प्रारूप समिति का, तो प्रारूप समिति का BR अम्बेडकर थे यानी कि भीमराव अम्बेडकर थे। उसके बाद संचालन समिति पूछा जाए तो संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि भारत के महान न्यायवादी का वेतन तथा भत्ते। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यह संचित नीति पर भारित नहीं है, यही सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 350A। 350A ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा का अगर स्पीकर नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, यह भी बात ध्यान रखना है आपको। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, 65 वर्ष आयु है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अधिकतम 500 हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, अधिकतम 500 हो सकते हैं, और न्यूनतम जो है 60 रखा गया है। लेकिन कहीं कहीं जो है 60 से कम भी लोग विधानसभा के सदस्य हैं, जैसे कि कुछ राज्य हैं, आप लोग नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो वहाँ देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष कराए गए थे? तो काफी इंपॉर्टेंट है, सही आंसर 1952 में हुआ था, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1952 में हुआ था पहला आम चुनाव। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर। देखिए अब यहाँ से हम लोग साइंस के प्रश्न कवर करेंगे। शुष्क शिल का एनोड किससे बना होता है?
तो इसका एनोड जो है कार्बन का बना होता है। देखिए कार्बन कहीं दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, ग्रेफाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है किसका बना होता है, ग्रेफाइट का, यानी कि कार्बन का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र का क्या नाम है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, तो यह है माइक्रोफोन। ठीक है, ध्वनि को विद्युत में बदलता है, याद रखिएगा माइक्रोफोन। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आप सभी को पता होगा 25 सेंटीमीटर होती है। देखिए 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऑप्शन सी में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है किया था एडवर्ड टेलर ने। किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड टेलर ने किया था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नांकित में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है। तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है फ्रेंड्स किसमें, इस्पात में। ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, तो इस्पात में सबसे अधिक होगा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि मानव का सामान्य रक्तदाब। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न, तो आप सभी को पता होगा ये होता है 120/80। ठीक है, 120/80 होता है। ध्यान रखिएगा रक्तदाब किससे मापा जाता है, तो स्फिग्मो मैनोमीटर से। स्फिग्मो मैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। शरीर में कितना प्रतिशत रक्त होता है, तो 7%। वजन का 7% जो है रक्त होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इतनी सारी बातें मैं बता दिया आपको। किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है, तो यह जो है किलोवाट, वाट जहां लग जाए समझिए कि यह किसका, शक्ति का है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, शक्ति का है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। किलोवाट जो है ना, ये ऊर्जा का इकाई है, माफ कीजिएगा ऊर्जा का इकाई है। ठीक है, किलोवाट लिखा हुआ है, तो ये ऊर्जा की यूनिट है। कार्य का मात्रक जूल होता है, ध्यान रखिएगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगर संवेग का पूछे तब तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा संवेग का। अगला क्वेश्चन देखिए, शक्ति का वाट होता है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। तो ये आवश्यक तत्व जो है कैल्शियम है। आप सभी को पता होगा कैल्शियम की कमी से हड्डी वगैरह में दर्द होती है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हड्डियाँ कमजोर होने लगती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का एक निलंबन है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है फ्रेंड्स, ये किसका निलंबन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ध्यान रखिए किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 71 नंबर। 71 नंबर कहा जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ है स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो है यह मिश्र धातु होती है लोहा, क्रोमियम और निकेल का, तीनों का होता है। ध्यान रखिए कहीं कहीं लोहा सिर्फ क्रोमियम दिया रहेगा, कहीं कहीं लोहा और निकेल दिया रहेगा। तो ध्यान रखिएगा लोहा या क्रोमियम दिया हो या फिर लोहा या निकेल दिया हो। अगला क्वेश्चन है कि कांच का नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। तो कांच का नीला रंग जो है यह प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है, कोबाल्ट ऑक्साइड करता है। ध्यान रखिएगा बार बार ये प्रश्न रिपीट किया जाता है। जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी, यह बिल्कुल सही है। कितने तापमान पर होता है, तो फ्रेंड्स ये जो होता है ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, जलों का घनत्व जो है 4 डिग्री पर अधिकतम होता है और आयतन 4 डिग्री पर न्यूनतम होता है। दोनों ध्यान रखिएगा, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा गया था। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो ये विटामिन के होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, विटामिन के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय का रंग, दूध जो है ये इसका रंग पीला होता है। तो ये कैरोटीन के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और सफ़ेद पूछे, सफ़ेद किसके कारण से होता है, पीला जब पूछते तो कैरोटीन के कारण से, सफ़ेद जब पूछे तो केसिन के कारण से। दोनों ध्यान रखना है आपको। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग टाइप करके बता दीजिए कि जी सर वीडियो पसंद आ रही है। एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो देखिए एंजाइम जो है फ्रेंड्स ये मूल रूप से क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है कि कान में कितनी हड्डियाँ होती है। तो देखिए एक कान में 3 हड्डी और एक कान में 3 हड्डी, तो टोटल 6 हड्डी होती है। ध्यान रखिएगा कितनी हड्डी होती हैं, 6 हड्डियाँ होती हैं। ध्यान रखिएगा इनका नाम है मैलियस, इनकस और स्टेपी।
मैलियस, इनकस और स्टेपी। स्टेपी जो है शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, आप सभी को पता होगा। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है। पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो जौ से जाइलम और जौ से जल। तो ये जल का, पानी का। फ से फ्लोएम और फ से फूड यानी कि खाना। ठीक है, तो फ्लोएम जो है ये फूड का संवहन करता है और जाइलम जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्याज में से निम्नलिखित में से किसका खाद जमा होता है? प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सल्क पत्र में। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो रुधिर कोशिकाओं का, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन जो होता है, निर्माण जो होता है, ये अस्थि मज्जा में होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर इसका मृत्यु पूछे तो याद रखिएगा प्लीहा में होता है, प्लीहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? तो यह संस्था है सभी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण क्या है? विश्व बैंक का मुख्यालय जान लीजिए वाशिंगटन डीसी में है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी वाशिंगटन डीसी में है, और व्यापार संगठन जो इसका जेनेवा में है। सबको ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या हैं? तो उपभोक्ता का जो शोषण होता है इसका जो प्रमुख कारण है ये सभी हैं: सूचना का अभाव है, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति है, और उपभोक्ताओं की अज्ञानता है। सबके कारण से उपभोक्ताओं का शोषण होता है। खुले बाजार में निम्न में से किसके भाग हैं? तो खुले बाजार निम्न में से किसके भाग हैं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुले बाजार जो हैं यह क्रेडिट नीति के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। छिपी हुई बेरोजगारी, इसको कहा जाता है छिपी हुई बेरोजगारी। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ से 85 से, ठीक है। चलिए 85 से हम लोग 86 करेंगे। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, हम करेंगे अब 85 से। देखिए कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवर्ती विज्ञान है, यह कथन जो है किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। देखिए यह कथन जो है किसका है फ्रेंड्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताना है आपको कि यह जो कथन है यह किसका है। तो देखिए इसका सही आंसर जो अगर बात करें 85 का, तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है यह कथन जो है रॉबिन्सन का है। किसका है? रॉबिन्सन का है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन के लिए निम्न में से किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रीन मणिपुर के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त की गई हैं? ये नियुक्त की गई हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेलेंटिना एलंगबाम देवी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 86 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर। देखिए 87 नंबर प्रश्न है कि 73वें स्वतंत्रता दिवस के संध्या पर कई छात्रों और कुछ सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने खाली स्थान में से एक मानव श्रृंखला बनाकर 15 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो सही आंसर है रायपुर में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है। यह निम्न में से किस राज्य सरकार की एक योजना है? तो यह है झारखंड की। ध्यान रखिएगा, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। हाल ही में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में द लास्ट कॉलर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है नीना गुप्ता को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीना गुप्ता, ध्यान रखना आपको। मरबत त्यौहार कहाँ मनाया गया था? तो मरबत त्यौहार जो है फ्रेंड्स ये कहाँ मनाया गया था? बताइए, सही आंसर हो जाएगा नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो ये किया है सऊदी अरब। भारत जो करेगा ये 2022 में करेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के कोच कौन है? तो ये रवि शास्त्री हैं, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 नंबर कि पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो बंडारू दत्तात्रेय जो है ये हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटियाला पंजाब में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। वर्शिपिंग मतलब पूजा करना होता है, ठीक है, अंग्रेजी में इसको लिखा जाता है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड यानी कि गलत भगवान नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है अरुण शौरी ने। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय जो है ये फिलीपींस के मनीला में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है? फिलीपींस के मनीला में है, बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिलीपींस के मनीला में है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं भारत के अशोक लवासा, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? तो ये अब्दुल कलाम साहब की है, एपीजे अब्दुल कलाम। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो देखिए बड़ा इमामबाड़ा जो है कहाँ स्थित है बताइए। और आप लोग पहले बताइए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा जो है यह लखनऊ में है, याद रखिएगा, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। उसके बाद देखिए संकेताक्षरों TRP, याद देखिए TRP यह लिखा हुआ है, इससे क्या अभिप्राय है? तो इसका टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। TRP आपने सुना होगा कि न्यूज़ चैनल वाले TRP खूब बटोर रहे हैं, तो टेलीविजन रेटिंग, ठीक है, याद रखिएगा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।